नमस्कार, आप देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान। इस शो में हम कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स, हाई प्रोफाइल केसेस और कोर्ट रूम ड्रामा को आसान और स्पष्ट भाषा में समझाते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक केस के बारे में नहीं, ये इंटरनेशनल जस्टिस, आतंकवाद और देशों के बीच कानूनी संधियों की ताकत की बात करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तहव्वुर हुसैन राणा के एक्स्ट्राडिशन की, जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों का एक आरोपी है। लेकिन उसके मुकदमे पर जाने से पहले ये समझते हैं कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, इसे गवर्न करने वाले कानून कौन से हैं और इतिहास इस बारे में हमें क्या बताता है कि न्याय की लड़ाई में यह कानूनी उपकरण कितना प्रभावशाली है। एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत एक देश किसी अपराधी या किसी अपराध के आरोपी को फॉर्मली उस देश को सौंपता है जहां उसे मुकदमों का सामना करना होता है या सजा काटनी होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक सोवरेन नेशन न्याय के हित में दूसरे राष्ट्र के साथ सहयोग करता है ताकि यह तय हो सके कि कोई अपराधी केवल सीमा पार करके कानून से बच नहीं सकता। लेकिन एक्स्ट्राडिशन अपने आप नहीं होता, ये दो देशों के बीच कानूनी समझौतों पर आधारित होता है जिन्हें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दो या अधिक देशों के बीच एक फॉर्मल समझौता है जिसके तहत वो उस व्यक्ति को सौंपने के लिए सहमत होते हैं जिस पर अनुरोध करने वाले देश में कोई गंभीर अपराध करने का आरोप होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में किन बातों को शामिल किया जाता है। इनमें जो अपराध शामिल होते हैं जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन की अनुमति होती है, इसमें एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध करने की कानूनी प्रक्रिया भी होती है। इसमें आरोपी के अधिकार भी शामिल किए जाते हैं। इसके कई अपवाद भी हैं, जैसे कई ट्रीटीज पॉलिटिकल क्राइम के मामले में या जहां कैपिटल पनिशमेंट की संभावना हो वहां एक्स्ट्राडिशन से इनकार करती है। भारत की 50 से ज्यादा देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हैं, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएई भी शामिल है। तहव्वुर राणा का मामला इस ट्रीटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से। अब आपको भारत में एक्स्ट्राडिशन लॉज के बारे में बताती हूँ। भारत में एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये एक्ट भारत को अनुमति देता है कि वो उन देशों को फ्यूजिटिव को एक्स्ट्राडाइट कर सके जिनके साथ भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। स्पेशल सर्कमस्टांस में बिना ट्रीटी वाले देशों को भी म्यूचुअल डिप्लोमेटिक समझौते के माध्यम से एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। अब आपको ये बताती हूँ कि इस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं। इसमें मजिस्ट्रेट जांच की बात है, इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स की बात है और ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान भगोड़े के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो। अब आपको इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर अपराध पॉलिटिकल नेचर का हो तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। अगर फ्यूजिटिव पर निष्पक्ष मुकदमा नहीं चलेगा या अनुरोध करने वाले देश में उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट की संभावना हो तो भी एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। आइए अब कुछ फेमस एक्स्ट्राडिशन केसेस पर नजर डालते हैं। 2005 में अबू सलेम को पोर्चुगल से एक्स्ट्राडाइट किया गया। अबू सलेम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी। उसका एक्स्ट्राडिशन एक माइलस्टोन था। पोर्चुगल एक्स्ट्राडिशन के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि भारत ने यह भरोसा दिया कि अबू सलेम को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा और उस पर फेयर ट्रायल चलेगा। अब बात करते हैं विजय माल्या की। ये बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांटेड फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है। माल्या यूनाइटेड किंगडम से एक्स्ट्राडिशन का विरोध कर रहा है। भारत ने यूके के साथ 1992 में हुए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का उपयोग कर एक मजबूत मामला बनाया है। यूके की अदालतों ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन माल्या कानूनी अपीलों के माध्यम से अपने लिए टाइम बाय कर रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। यूके की अदालत ने उसे भारत एक्स्ट्राडाइट करने के पक्ष में फैसला दिया था। इस मामले को अब यूके के होम सेक्रेटरी की मंजूरी का इंतजार है। डेविड हेडली 26/11 मुंबई हमलों में साजिश रचने का को-कॉन्स्पिरेटर है। हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। भारत ने उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा, लेकिन एक समझौते के तहत
उसने अमेरिकन एजेंसीज के साथ सहयोग किया और वहां 35 इयर्स की सजा काटी। अमेरिका ने उसका एक्स्ट्राडिशन रिजेक्ट कर दिया। क्रिश्चियन मिशेल को 2018 में यूएई से भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया। ये ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में मिडलमैन था। मिशेल का भारत लाया जाना भारत की सबसे तेज एक्स्ट्राडिशन सक्सेस में से एक था। अब वापस तहव्वुर राना पर आते हैं। तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का एक कैनेडियन सिटीजन है। उसे अमेरिका में आतंकवादी साजिशों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया है। तहव्वुर राना का नाम 26/11 मुंबई हमलों की जांच में प्रमुख रूप से सामने आया था और उसके रिश्ते डेविड हेडली से भी जोड़े गए। कई सालों से भारत राना की हिरासत की मांग कर रहा था। 2023 में एक अमेरिकन अदालत ने भारत अमेरिका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उसके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दी। अमेरिका अदालत ने यह माना कि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत मौजूद है। राना ने हेल्थ और पॉलिटिकल आधारों पर इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन आखिरकार वो हार गए। अब अमेरिका ने उसे भारत को सौंप दिया। अब वो भारत में है, जो 26/11 के 166 मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जब तहव्वुर राना भारत में है तो आगे क्या होगा? NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। उसे एक स्पेशल NIA कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उस पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा, जिनमें UAPA, IPC और दूसरे एंटी टेररिज्म लॉज शामिल हैं। तहव्वुर राना को भारत में लाए जाने के बाद पीड़ित परिवार डेथ पनिशमेंट की मांग कर रहा है, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार यह कई बातों पर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा जुटाए गए सबूतों पर, ये डिपेंड करेगा मुकदमे के नतीजे पर, और ये डिपेंड करेगा जुडिशियल डिस्क्रिशन पर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ये दिखाता है कि रूल ऑफ लॉ सीमाओं से परे होता है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई अपराधी कहीं भी छिपा हो, न्याय वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए दुनिया के देशों के कानून, ट्रीटीज और ह्यूमन राइट्स के म्यूचुअल सम्मान के साथ मिलकर काम करें। तहव्वुर राना का एक्स्ट्राडिशन भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। साथ ही ये केस कानून और न्याय के प्रति ग्लोबल कमिटमेंट का एक पावरफुल उदाहरण भी है। अब बात करते हैं उस वक्फ एक्ट की जिसके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में पिछले हफ्ते बताया था। वक्फ एक्ट के खिलाफ विपक्षी नेताओं और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को संसद से बने किसी भी एक्ट को खत्म करने का अधिकार है। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वालों को भी उम्मीद है कि इसे खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन से बात हिंसा तक भी पहुंची। विपक्षी पार्टियों और मुसलमान संगठनों ने असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 और 17 अप्रैल को उन याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की खंडपीठ ने 17 अप्रैल को जो अंतरिम आदेश सुनाया, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट से वक्फ की रजिस्टर्ड या नोटिफाइड संपत्ति डी-नोटिफाई नहीं होगी। विवादित प्रॉपर्टी पर कलेक्टर जांच कर सकते हैं, लेकिन फैसला लागू नहीं होगा। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांग लिया। सरकार के जवाब के बाद 5 दिनों में याचिकाकर्ताओं को जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के जिन प्रावधानों पर रोक लगाई है वो लागू नहीं होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं के रूप में जोड़ा जाएगा।
कोर्ट ने ये फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने ये भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नॉमिनेट किया। अब आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं को एक्ट के किन 3 प्रावधानों पर आपत्ति है। एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। एक्ट मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। आप वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। अब कोई एक कानून बनाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन का अधिकार नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाना खाने का। कोई ये कानून बनाए तो स्टेज जो कोर्ट है इस पर चर्चा सुनना चाहेगा। ये तो नहीं कहेगा कि नहीं हम खाते हैं, हम मांस खाते हैं तो इसलिए हम मांसाहारी हैं तो हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो कहेगा हमको अपना संविधान देखने दीजिए, संविधान क्या कहता है। 16 अप्रैल को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को लेकर सरकार से सवाल किए और अंतरिम आदेश को 17 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। अब 5 मई को ही पता चलेगा कि एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। अब बात करते हैं आपके कानूनी हक की। कई बार आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी पिटीशंस दायर हुई है या फिर हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये याचिकाएं होती क्या है, कितनी तरह की होती है और कैसे दाखिल की जाती है? चलिए आज मैं आपको इसी का आसान तरीका समझाती हूँ। याचिका यानी पिटीशन एक फॉर्मल कानूनी आवेदन होता है जो आप अदालत में अपनी मांग, शिकायत या राहत पाने के लिए दाखिल करते हैं। ये अदालत से इंसाफ की अपील होती है जिसमें आप कानून के तहत अपनी बात रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि याचिकाएं यानी पिटीशंस कितने तरह की होती है। तो सुनिए, आमतौर पर याचिकाएं 4 तरह की होती है। पहली है रिट याचिका यानी रिट पिटीशन। ये याचिका तब दाखिल होती है जब आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो। ये याचिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत दाखिल होती है। 5 तरह की रिट्स होती है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, सर्चियोरारी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। जैसे किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी हो तो हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ मैंडेमिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आदेश देना। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक अथॉरिटी या किसी लोअर कोर्ट को कोई वैलिड ड्यूटी पूरा करने का आदेश देती है तो उसे रिट ऑफ मैंडेमिस कहते हैं। अगर कोई ऑफिशियल या ऑर्गेनाइजेशन अपना लीगल ड्यूटी से इनकार करे तो अदालत मैंडेमिस रिट जारी कर सकती है। अब बात करते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एक ऐसा आदेश है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी को उस काम को करने से रोकने के लिए जारी करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। रिट ऑफ सर्चियोरारी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है जानने के लिए बुलाना। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तब जारी करती है जब कोई लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी अपने लीगल बाउंड्रीज से बाहर या गलत तरीके से फैसला देता हो। रिट ऑफ को वारंट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किस अधिकार से। ये रिट तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट पर अनऑथराइज्ड तौर पर या गलत तरीके से काबिज हो। दूसरे तरह की याचिका होती है अपील। किसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाती है। अपील क्रिमिनल, सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हो सकती है। SLP स्पेशल लीव पिटीशन उसे कहते हैं जब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो। तीसरे तरह की याचिका होती है जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे आमतौर पर PIL भी कहा जाता है। अगर कोई मुद्दा सार्वजनिक हित का हो जैसे प्रदूषण, भ्रष्टाचार या ह्यूमन राइट्स हनन, तो कोई भी नागरिक PIL दाखिल कर सकता है। PIL सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर होती है, जैसे यमुना की सफाई के लिए PIL। चौथे तरह की याचिका होती है रिव्यू पिटीशन।
रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले की रिव्यू के लिए दाखिल होती है। रिव्यू पिटीशन तब दाखिल करते हैं जब कोई नई बात, सबूत या गलती सामने आए। इन चारों याचिकाओं के अलावा कुछ दूसरी याचिकाएं भी होती है, जैसे कैविएट पिटीशन। ये तब दाखिल की जाती है जब आपको आइडिया हो कि कोई आपके खिलाफ याचिका दायर करेगा, तो कोर्ट में पहले से नोटिस के लिए कैविएट दाखिल की जा सकती है। एग्जीक्यूशन पिटीशन कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए दी जाती है। ट्रांसफर पिटीशन, इस तरह के पिटीशन केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए दाखिल की जाती है। चलो, अब आपने पिटीशंस के बारे में जान लिया है, मोटा मोटी समझ लिया कि किस हालात में कौन सी पिटीशन दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कैसे की जाती है। आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप किसी भी अनुभवी वकील से सलाह लो। वो बताएंगे कि किस प्रकार की याचिका आपके केस में लगेगी। आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, जैसे पिटीशन, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, पुराने जजमेंट्स की कॉपी, वकालतनामा। तीसरे स्टेप में पिटीशन ड्राफ्ट की जाती है। इसमें आपका केस फैक्ट, कानून की धाराएं और आपको जो राहत चाहिए वो लिखी जाती है। स्टेप 4 में पिटीशन दाखिल करने का काम होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के ई फाइलिंग पोर्टल पर या फिजिकल काउंटर पर जमा किया जा सकता है। 5वें स्टेप में कोर्ट फीस जमा करना होता है। हर याचिका के लिए अलग अलग फीस तय होती है। 6ठे स्टेप में याचिका पर रजिस्ट्री स्क्रूटिनी होती है, मतलब अदालत ये जांचती है कि याचिका सही ढंग से दाखिल हुई भी है या नहीं। 7वां स्टेप होता है केस लिस्टिंग का। अगर सब सही हो तो केस लिस्ट हो जाता है और सुनवाई की तारीख भी मिलती है। अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने की थी, ताकि गरीब और वंचित लोग भी अदालत जा सके। आज के दौर में व्हाट्सएप वीडियो, अखबार की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट को भी पीआईएल में सबूत माना जाता है, बशर्ते कि वो जनहित से जुड़ी हो। तो ये थी याचिकाओं की पूरी कहानी। किस तरह की याचिका कब और कैसे दाखिल होती है, कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, बस उसे जानना है और सही वक्त पर इस्तेमाल करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको हर रोज कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आपको कानून से जुड़े सवाल परेशान करते होंगे। तो आप परेशान ना हो, हमसे पूछे। हमारा नंबर आप नीचे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको सवालों का जवाब दूंगी। अब आपके कुछ सवाल लेते हैं। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत अपराध है। अगर खून में अल्कोहल की मात्रा 0.03% से ज्यादा पाई जाती है तो पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या 10,000 तक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। दूसरी या अगली बार 2 साल तक की जेल या 15,000 तक जुर्माना, या दोनों। इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सख्त धाराएं भी लग सकती हैं, जैसे बीएनएस धारा 106 यानी गैर इरादतन हत्या। अगर लापरवाही से किसी की मौत हो जाए और ड्राइवर जगह से फरार हो जाए, इसमें 10 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। बीएनएस धारा 281 यानी लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से दूसरों की जान को खतरा हो, इसमें 6 महीने तक की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। इसलिए कानून यही सलाह देता है कि ड्रिंक करके गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आप सीधा एसपी या डीसीपी को लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगर फिर भी सुनवाई ना हो तो जो पहले सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की धारा थी, अब बीएनएसएस धारा 175 सब क्लॉज 3 के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। कई राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा भी है, अब उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत कर सकते हैं। कानून हर नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार देता है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, भले ही वो अपराध स्थल के सबसे पास वाला थाना ना हो।
इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है, जिसके बाद में आपकी एफआईआर संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है, या फिर आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई बार बार झूठी शिकायत करके परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ बीएनएस धारा 229 झूठी एफआईआर या सूचना देना के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं। अगर इस वजह से आपकी इमेज खराब हो रही है तो बीएनएस धारा 356 मानहानि के तहत डेफेमेशन केस भी कर सकते हैं। इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। आप पुलिस को लिखित शिकायत देकर बता सकते हैं कि बार बार झूठी शिकायतों से आपको परेशान किया जा रहा है और इन धाराओं के तहत एक्शन लेने की मांग कर सकते हैं। अब शो के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं कोर्ट और कानून से जुड़े दिलचस्प किस्सों की। आज का किस्सा नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे कि सिद्धू को रोड रेज के एक मामले में 1 साल की जेल हुई थी। मामला 1988 का था। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में एक विवाद हुआ था। यह विवाद पार्किंग को लेकर था। विक्टिम्स और 2 दूसरे लोग बैंक से पैसा निकालकर लेकर जा रहे थे। सड़क पर जिप्सी देखकर सिद्धू से उसे हटाने को कहा गया। यही बहसबाजी शुरू हुई। आरोप लगा कि इस दौरान सिद्धू ने विक्टिम्स के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर ब्रॉड डेड बताया गया। उस समय 25 साल के नौजवान नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस शख्स को मारपीट की थी वो 65 इयर्स के गुरनाम सिंह थे। नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 2006 में हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा दी थी। सिद्धू को गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के मामले में दोषी मानते हुए ये सजा मिली थी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस राहत से सिद्धू अमृतसर बाय इलेक्शन लड़ पाए। देश की सबसे बड़े कोर्ट में केस चलता रहा। जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस किशन कौल के बेंच ने सिद्धू को 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि सिद्धू के मुक्के मारने की वजह से ही जान गई है। दिलचस्प कहानी तो अब शुरू होती। करीब 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को सबूत मिले। अदालत ने अपना फैसला पलट दिया और सिद्धू को सजा भी हुई। शिकायतकर्ताओं ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाला। एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। इस बार जजेस दूसरे थे। उन्होंने कहा कि 65 साल के बुजुर्ग के लिए मुक्का भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का इंग्रेडिएंट ही तो होता है नॉलेज एंड इंटेंशन, जैसा कि फिजिकली फिट पर्सन सिद्धू ने किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि सिद्धू ने जब अपने मुक्के का इस्तेमाल किया तब ये वो नहीं जानते थे कि 65 साल के शख्स पर उसका क्या असर होगा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और सिद्धू को 1 साल कैद की सजा सुनवाई। तो कई बार कोर्ट में ऐसे भी वाकये होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि कानून के इंटरप्रिटेशन में जजेस का अपना नजरिया भी शामिल होता है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपको आपका कानूनी हक बताने के लिए। तब तक के लिए नो योर लीगल राइट्स एंड स्टे सेफ।